दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना पर ये समय प्राइम टाइम का। तो आज के प्राइम टाइम में जो खबरें मुख्य हिस्सा रहेंगी वो हैं सियासी खबरों में कि हरियाणा के अंदर जो हरियाणा का मेवात है वहाँ पर हिंसा जो चल रही है वो काबू में आने की तरफ है। दूसरी ये रहेगी कि संसद के अंदर जो बवाल मचा हुआ है वो अब भी जारी है। इस बवाल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को लेकर जो अध्यादेश जारी किया जाना था वो अध्यादेश रख दिया है चर्चा के लिए। और इसके साथ साथ बात होगी उन खबरों की भी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उससे पहले चर्चा करते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में गतिरोध बरकरार है। नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की तारीख तय हो गई है। 8 से 10 अगस्त तक यानी कि 3 दिन तक बहस होगी और 10 अगस्त को पीएम मोदी चर्चा पर जवाब देंगे। उसके बाद वोटिंग होगी। मणिपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सख्त निर्देश दिया है और ये कहा है कि पीड़ितों के बयान दर्ज न हो। दिल्ली सेवा बिल पर कल लोकसभा में चर्चा होगी। बिहार में अब जातीय जनगणना होगी। पटना हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक हटा दी है। हरियाणा के नुह मेवात में हिंसा के अंदर 5 लोगों की मौत की खबर है। अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। स्थिति अब काबू में है। तो सभी खबरों को विस्तार से समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले बात अपने हरियाणा की। तो हरियाणा में धार्मिक हिंसा की आग में जो चल रहा है नूह का मेवात, बात मेवात नूह की है, जहां धार्मिक हिंसा पर पथराव के बाद हिंसा हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके अंदर 2 सिविलियन हैं और 3 पुलिसकर्मी हैं। 12 पुलिसकर्मियों सहित बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना है। उपद्रवियों ने दर्जनों वाहनों को आग लगा दी। प्रदेश के कुछ जिलों नूह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम में इंटरनेट सेवाओं को 3 दिन के लिए बंद किया गया है। वहीं धारा 144 भी लगाई गई है। नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ साथ नूह और गुरुग्राम के अंदर, पलवल, फरीदाबाद के अंदर स्कूल और कॉलेज आज बंद रहे। आपको बता दें कि आगजनी और हिंसा को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि लोगों में शांति बहाल करने का प्रयास जारी है। सभी लोग धैर्य और शांति बनाए रखें। इस घटना में जहां जो लोग फंसे हुए हैं सभी को सुरक्षित निकाला जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने नूह के अंदर अतिरिक्त पुलिस बल, इसके साथ साथ केंद्र के अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी तैनात कराई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर विशेष बैठक की है गृह मंत्री अनिल विज और उच्च अधिकारियों के साथ में। पक्ष विपक्ष सभी के नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। देश रोजाना भी आप सबसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर कोई ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें और शांति बहुत ज़रूरी है। अब बात प्रदेश की सियासत की। प्रदेश की सियासत के अंदर जहां और सभी खबरें तो हैं ही हैं, दंगा भी हो गया। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर लिपिकों की हड़ताल को लेकर है। जो लिपिकों की हड़ताल चल रही है उसके और सरकार के बीच कई बैठकों के बाद, मान मनव्वल के बाद रास्ता नहीं निकल रहा। सरकार ने सख्ती का रुख अपनाते हुए नो वर्क नो पेमेंट यानी कि काम नहीं तो भुगतान नहीं के नियम का हवाला देते हुए एक फैसला कर दिया था। अब सरकार ने एक और फैसला लिया है। हड़ताल की वजह से रजिस्ट्रियां बंद पड़ी हुई थी, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि अब ज़मीन की रजिस्ट्री का काम सीधे तहसीलदार करेंगे, यानी कि पोर्टल सीधा उनके पास खुल जाएगा। इस बात को लेकर भी क्लर्क यानी कि लिपिक गुस्से में है। रजिस्ट्री का आवेदन सीधा तहसीलदार के पास जाएगा और वहीं से रजिस्ट्री हो जाएगी। सिस्टम किस सॉफ्टवेयर में से लिपिकों के लॉगिन को हटा दिया गया है, मैंने आपको बताया कि लिपिक गुस्से में है। तो लिपिकों ने अपनी हड़ताल के समर्थन में अब तहसीलदारों की मदद मांगी है। अब देखना होगा कि लिपिकों की हड़ताल का यह ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि तहसीलदार साथ देते हैं नहीं। अगर तहसीलदार लिपिकों की हड़ताल में साथ देंगे तो उस स्थिति में जो सरकार द्वारा उनको काम सौंपा गया है वो उस दायित्व को कैसे निभाएंगे। तो लिपिकों की जो हड़ताल है अगले चुनाव में सरकार के लिए कितना परेशानी का कारण बन सकती है ये भी देखना होगा। परेशान तो कांग्रेस भी हो रही है और कांग्रेस की परेशानी की वजह शरद पवार है। अकेले कांग्रेस परेशान नहीं हो रही, इंडिया जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसके बहुत सारे नेता परेशान हैं शरद पवार जी को लेकर। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में तिलक स्मारक ट्रस्ट की तरफ से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। इस समारोह में शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे हैं, मंच साझा किया है। पवार साहब मुख्य अतिथि थे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हालचाल पूछा। विपक्षी एकता की कवायद और एनसीपी में फूट के बीच शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ आमने सामने पहली बार आए हैं। इस मंच पर चाचा यानी कि शरद पवार के साथ साथ भतीजे अजीत पवार भी मौजूद थे। हालांकि दोनों में कोई ऐसी बात नहीं हुई। खबरें ऐसी थी कि इस कार्यक्रम में शरद पवार नहीं जाएंगे क्योंकि विपक्षी दल सब उनसे कह रहे थे, लेकिन वे गए। उनके सहयोगी दलों ने उनसे अपील भी की थी कि इस कार्यक्रम में शिरकत न करें, लेकिन जो सहयोगी हैं उनकी किसी बात पर शरद पवार ने वजन नहीं दिया।
पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। कांग्रेस भी नाखुश है, उद्धव ठाकरे भी नाखुश हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से भी उन्हें इस कार्यक्रम में शिरकत के लिए पुनर्विचार की सलाह दी गई थी, लेकिन शरद पवार विपक्षी गठबंधन इंडिया की सोच से परे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वैसे एक बात तो है कि अब लोगों में ये सोच जरूर होगी कि जो अजीत दादा गए थे वो शरद पवार साहब की सहमति से गए थे क्या शरद पवार साहब ने उन्हें भेजा था? तो तिलक स्मारक ट्रस्ट की तरफ से दिए गए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार को पीएम मोदी ने देश की जनता को समर्पित किया है। अवार्ड की राशि को नमामि गंगे को देने का ऐलान किया है। अब तक ये पुरस्कार 40 लोगों को मिल चुका है। पीएम मोदी 41वें नंबर पर थे। तो मोदी पवार का ये मिलन इंडिया गठबंधन को कब तक परेशान करेगा, आगे क्या रणनीति बनेगी, आने वाले दिनों में तय करेगा। लेकिन इस गठबंधन की एक परेशानी और सरकार ने दूर कर दी है। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की बात कर रहा था, तो अब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की तारीख तय हो गई है। 3 दिन इस पर बहस होगी, यानी कि 8, 9 और 10 अगस्त को इस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को इस चर्चा का जवाब देंगे और फिर वोटिंग होगी। चलिए, सरकार ने विपक्ष की परेशानी को तो दूर कर दिया है, लेकिन सरकार के एक फैसले ने लूटमार और भ्रष्टाचार करने वालों की परेशानी और बढ़ा दी है। ये खबर आपके मतलब की है। कई बार जब आप दवा खरीदने जाते हैं तो आपको लगता है कि ये दवाई कहीं नकली तो नहीं है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बाजार में नकली दवा नहीं बिक सकेंगी। सरकार ने नकली दवाइयों के लिए QR कोड सिस्टम बनाया है। देश में नकली दवा के कारोबार पर नकेल कसने के लिए सरकार की तरफ से कड़ा कदम उठाया गया है। इस नई व्यवस्था की शुरुआत भी आज से हो गई है। अब इस नए सिस्टम के तहत आप दुकान से कोई भी दवा खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दवा असली है नकली। सरकार ने पहले चरण के तहत 300 दवाइयों को QR कोड सिस्टम से लैस करने का फैसला किया है। सभी दवा कंपनियों के लिए इसने सिस्टम का पालन करना भी अनिवार्य होगा, और जो दवा कंपनी सिस्टम का पालन नहीं करेगी उनके लिए DCGI की तरफ से दवा कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई है कि जो इस नए नियम को नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई भी होगी, पेनल्टी भी लगेगी। तो अब चंद मिनट में आप पता लगा लेंगे कि जो आपने दवा खरीदी है वो असली है या नकली। बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य से जुड़ी खबर है ये, और लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए, इस अच्छी खबर के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ उन मुद्दों के साथ, कुछ उन खबरों के साथ जो आपसे सरोकार रखती हैं। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य। लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 हैं इसमें विधानसभाएं, और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मकूब।